हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय टोंक द्वारा जो है आयोजित की जा रही इन ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में। आप सभी जो है इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जितने लोग जुड़ चुके हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी अपने जानकार, अपने रिलेशन वाले, अपने परिवारजन या अपने जो मित्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि भाई कोरोना काल में सभी की जो अध्ययन है वो बड़ा बाधित हुआ है। उस अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए निःशुल्क इन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो जितने ज़्यादा लोगों को इनके लिए इन वीडियो की प्राप्ति होगी उतना ही ज़्यादा आपको इनका फायदा मिलेगा और घर बैठकर जो है वो क्या कर सकेंगे, अपनी जो पढ़ाई है उसको व्यवस्थित रूप से चला सकेंगे। जैसा कि आपकी बोर्ड क्लासेस है तो बोर्ड क्लासों के लिए तो जो है अभी से ही अध्ययन होना बहुत आवश्यक है, फिर क्या है इतना समय नहीं मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है इसके बाद में आने वाले वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे, उनकी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। तो भाई सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा पहला जो है आरोह हमने प्रारंभ की थी और आरोह में हमने गद्य भाग से स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर महादेव वर्मा यानी पहला अध्याय महादेव वर्मा का नाम से जो है भक्ति शीर्षक से जो है दिया गया था, भक्ति नाम से दिया गया था, जो हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद में उसके प्रश्न अभ्यास हमने जो है आपको करवा दिए थे। प्रश्न अभ्यास अभी तक करके किसी ने भी जो होमवर्क ग्रुप है उसमें भेजे नहीं है भाई, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। जैसे ये प्रश्न अभ्यास करा दें उसके बाद में विद्यालय का जो गृह कार्य का ग्रुप बना है, होमवर्क ग्रुप बना है, उसमें आप लोग सेंड कर देवे, उसको भेज देवे। अगला जो अध्याय था वो था जैनेन्द्र कुमार का अपना, और एक मनोवैज्ञानिक कथाकार उपन्यासकार है जैनेन्द्र कुमार, तो उनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। कल उनका परिचय पढ़ लिया था, आज हम जो है पाठ परिचय पर चलेंगे, तो पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो पहले जैनेन्द्र कुमार जो है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जैनेन्द्र कुमार, और इनका पाठ है अपने पाठ्यक्रम में बाजार दर्शन। अध्याय का नाम है बाजार दर्शन। क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार, और अध्याय का नाम क्या है? बाजार दर्शन। ठीक है भाई, तो जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार का जन्म मृत्यु यानी जन्म 1905 में और मृत्यु 1990 में कल हम पढ़ चुके हैं। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ चुके थे। परख नाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब उपन्यास थे। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलमदेश की राजकन्या, पाजेब, ये कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जल की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध थे। पुरस्कार इनको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये सब हम कल तक पढ़ चुके थे। आज हम पेज संख्या 85 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 85 पर ध्यान देंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, यानी ये बाजार दर्शन क्या है? ये बाजार दर्शन का एक निबंध है। आप बाजार दर्शन क्या है? निबंध है। इस बारे में आप लोग जान लेंगे कि बाजार दर्शन क्या है? निबंध है। क्योंकि भाई हमें कोई भी रचना हो उसके बारे में पहले ये ध्यान देना चाहिए कि ये क्या है। भक्ति एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र था और बाजार दर्शन एक निबंध है। अब बाजार दर्शन एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। देखो, जिसमें गहरी वैचारिकता यानी बहुत ज्यादा विचार करके, वैचारिकता गहरी वैचारिकता मतलब बहुत ज्यादा विचारपूर्ण तरीके से, और साहित्य सुलभ लालित्य यानी साहित्य को आसानी से प्राप्त करने वाला ललितता से लिखा गया ये दुर्लभ संयोग है। दुर्लभ यानी बहुत ही जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, कठिन जो, उसका संयोग देखा गया है या देखा जा सकता है।
हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। देखो हिंदी में उपभोक्तावाद पहले तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु अगर हम खरीद कर प्रयोग में ले रहे हैं तो हम हो गए उसके उपभोक्ता। तो ये कह रहे हैं कि हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद, बाजार की जो स्थिति है, ये दोनों इस पर व्यापक चर्चा यानी इस पर बड़े स्तर पर चर्चा पिछले 1-1.5 दशक यानी पिछले 1-1.5 साल से ही क्या हुई है, शुरू हुई है। यानी इससे पहले इन पर इतनी चर्चा नहीं होती थी। 1-1.5 दशक, सॉरी दशक है भाई, साल नहीं है, दशक है। दशक 10 सालों का समूह, तो 1-1.5 दशक, तो 1 दशक यानी 10 साल और 1.5 दशक यानी 15 साल, यानी पिछले 10-15 वर्षों में जो है इस पर शुरू हुई है। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। अब ये कह रहे हैं कि अभी 10-15 सालों से इस पर बात होने लगी है, लेकिन कई दशक यानी कई वर्षों पूर्व, कई दशक का मतलब है कई 10 सालों के समूह बीत गए, तो कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। किसकी? बाजारवाद की और उपभोक्तावाद की। उनको समझाने के मामले में इनके जैसा दूसरा कोई रचना नहीं है, कोई निबंध नहीं है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना देती है। देखो अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव, कि अपने परिचित जो हैं, अपने मित्र जो हैं, उनसे जुड़े हुए अनुभव बताते हुए, कौन बताते हैं? जैनेंद्र बताते हैं कि उनके परिचित, उनके मित्र जो हैं उनसे जुड़े हुए अनुभव बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, कि बाजार की जो जादुई ताकत है वो कैसे हमें क्या करती है, अपना गुलाम बना लेती है, हमारे वश में कर लेती है हमें। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो लाभ उठा सकते हैं। भाई हमें अगर ये ज्ञान है कि हमें हमारी क्या चीज लेनी है, किस चीज की आवश्यकता है, अगर ये हमें ज्ञान है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, हमें लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर हम जरूरत को देकर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वे असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है, अगर हमें ये पता नहीं है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें चाहिए क्या, किसकी आवश्यकता है, अगर ये हमें पता नहीं है और हम बाजार चले गए तो फिर हम क्या होंगे, बाजार की चमक दमक में फंस जाएंगे। और जब बाजार की चमक दमक में फंस गए तो फिर वह असंतोष, तो फिर वो क्या, किसमें फंसा देंगे हमें, असंतोष में। और असंतोष यानी किसी भी चीज से हमें संतोष नहीं हुआ। तृष्णा, तृष्णा यानी चाह, और इच्छा, ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन की भावना कि उसके पास इतना है और मेरे पास तो इतना है नहीं, तो ये सब हमें घायल कर देगी और हम सदा के लिए बेकार बना सकते हैं। और अब ये बाजार हमें क्या कर सकता है, सदा के लिए यानी हमेशा के लिए हमें बेकार भी बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। इसी मूल भाव को जैनेंद्र कुमार जो है उन्होंने भांति भांति से यानी भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कई दार्शनिक अंदाजों में, दार्शनिक यानी जो दर्शनकार होते हैं, जो दर्शन की व्याख्याएं करते हैं, उस दार्शनिक के अंदाज में तो कई किस्साकों की तरह, किस्साकों यानी कहानी कहने वाले जो होते हैं, कई किस्साकों की तरह यानी कहानी कहने वालों की तरह इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। इसी क्रम में यानी इसी पाठ के क्रम में व्याख्या करते करते उन्होंने बाजार का जो पोषण करने वाला यानी बाजार का जो पालन पोषण करता है, बाजार को जो चलाता है, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं हम, उसको उन्होंने क्या कहा है, अनीति शास्त्र बताया है। उसको उन्होंने क्या कहा है, किस नाम से संज्ञा दी है, अनीति शास्त्र से संज्ञा दी है। ठीक है, ये हो गया आपके पाठ का परिचय। आ जाए आप मूल पाठ पर, मूल पाठ पर आ जाए। मूल पाठ है बाजार दर्शन।
अब देखो, इस पाठ को प्रारंभ कराने से पूर्व, इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व इस पाठ के संबंध में कुछ जुड़ी हुई जानकारी आपको याद कर लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से प्रश्न बनेंगे और पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व उसके बारे में जान लेंगे तो पाठ को समझने में आसानी भी होगी। तो क्या क्या बातें हैं, देखो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक, खाली मन। नंबर एक, खाली मन। नंबर दो, भरा मन। नंबर तीन, बंद मन। नंबर चार, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, पहले इन चार चीजों के बारे में बात करते हैं कि ये वास्तव में है क्या और इनके बारे में हमें क्या समझना जरूरी है इस पाठ के लिए। देखो, नंबर एक, खाली मन। पाठ में अपने जो है एक पीछे प्रश्न भी आते हैं इस बात से कि खाली मन भरा मन पर टिप्पणियां लिखिए, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं बोर्ड में आपके, और पाठ में इसका नाम आएगा तो सबसे पहले हम इसको जान लें खाली मन होता क्या है। देखो, जब कभी हमें किसी चीज की बाजार से आवश्यकता हो, यानी हमें बाजार से कुछ चीज खरीदनी है और उसकी आवश्यकता है, तो हम बाजार चले गए, लेकिन हमें बाजार जाते समय मान लो हमारे मन में हमें पता नहीं कि हमें खरीदना क्या है। अगर हम बाजार गए और हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या खरीदना है, तो ऐसी स्थिति खाली मन की होती है। खाली मन यानी जब हमें ये पता नहीं है कि हमें वास्तव में जरूरत किस चीज की है। ऐसी स्थिति में अगर हम बाजार चले जाएंगे तो बाजार का जादू हम पर चल जाएगा, यानी बाजार का आकर्षण जो है वो हम पर अपना प्रभाव दिखा देगा, और हम जैसा कि पाठ के परिचय में बताया, हम तृष्णा, ईर्ष्या, असंतोष, इन बातों में आकर क्या कर देगा, बाजार में घायल कर देगा। और फिर क्या करेगा, जब हम इसमें फंस जाएंगे, तृष्णा में यानी चाह में फंस जाएंगे, असंतोष, हमें हर चीज कम लगेगी, हम उसको सोचेंगे हमारे पास में कम है, उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। ईर्ष्या होगी, दूसरों के पास ही हमारे पास नहीं है तो हम ज्यादा से ज्यादा खरीद लाएंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि आप कोई शर्ट या कोई जींस जो है वो खरीदने के लिए मार्केट चले गए, या यूं समझो कि आप तो किसी मित्र के साथ चले गए, मित्र को जींस या शर्ट लेनी है, आप भी उसके साथ चले गए। आपको पता नहीं था बाजार में कि आपको क्या खरीदना है, आप तो वैसे ही चले गए, लेकिन वहां पर गए तो बाजार की जो चकाचौंध थी, बाजार की जो चमक धमक थी, उसने क्या किया, आप पर अपना आकर्षण फैला दिया। और जब बाजार की चकाचौंध फैली हुई जो थी, उसका आकर्षण जब आप पर बढ़ा तो आपने भी क्या किया, आपने पैंट खरीद ली, शर्ट खरीद लिया, पता नहीं क्या क्या खरीद लाए जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। तो ये सब क्यों खरीदा, आपने आवश्यकता के कारण नहीं खरीदा है, ये सब आपने खरीदा किसके कारण, अपने परचेजिंग पावर के कारण। अपने रुपया जेब में था और आप बाजार के आकर्षण में फंस गए तो वो खरीद के लिया है। अब लाने के बाद में जब बाजार का जादू उतरता है तो ये सब चीजें हमें क्या लगती है, कष्टदायी लगती है। ये सब चीजें हमें कैसी लगती है, कष्ट प्रदान करने वाली लगती है। तो खाली मन है, तो कहने का तात्पर्य है जब भी बाजार जाए तो खाली मन से नहीं जाए। बाजार जब भी जाए तो क्या करें, खाली मन से नहीं जाए, अर्थात हमें पता हो कि हमें बाजार से क्या खरीदना है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आप पर बाजार का जादू नहीं चलेगा। और अगर आप चल गए क्या देखते हैं क्या खरीद कर लाएंगे, और फिर ऐसे अगर बाजार चले गए तो बाजार के आकर्षण में फंसोगे और बाजार का जादू चलेगा और आप पता नहीं क्या क्या खरीद कर ले आओगे, जो आवश्यकता नहीं है वो भी खरीद कर ले आओगे। नंबर एक बात क्लियर हो गई। नंबर दो बात, भरा इसके अपोजिट खाली मन ये कहता है कि खाली मन में आपके मन में कोई पता नहीं था, लेकिन भरा मन जब आपको ये पता हो कि आपको बाजार से क्या खरीद कर लेकर आना है, आपका उद्देश्य निर्धारित है कि मुझे बाजार जाना है और बाजार जाकर पैंट शर्ट खरीदना है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मान लो आपको बाजार से जाकर ये पता है कि आपको जींस खरीदनी है या फिर खाने पीने की कोई सामग्री खरीदनी है, तो आपको पहले से पता है तो आप जाकर सीधे वो चीज खरीद कर लेकर आ जाओगे। और ऐसी जब स्थिति होगी
तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पर क्या होगा, बाजार का जादू अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यानी बाजार का जादू कब चलेगा, जब खाली मन हो। अगर मन आपका भरा हुआ है, अगर मन आपका भरा हुआ है तो आप पर बाजार का आकर्षण काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक मर्यादा है, इस जादू की एक सीमा है, और सीमा ये कि भरे मन पर काम नहीं करता है। ये केवल किस पर काम करता है, खाली मन पर। यानी हम जब भी बाजार जाए तो हमारे अंदर हमें क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, क्या खरीदना है, उसके बारे में ध्यान होना आवश्यक है। नंबर 3, बंद मन। एक मन ऐसा भी आएगा, बंद मन, इसके बारे में भी बात आएगी भाई आपको पाठ में। तो देखो बंद मन, देखो मन को बंद नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि मन जो होता है उसको बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन अगर बंद कर लिया तो मन में क्या हो जाएगा, नकार उत्पन्न हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। और शून्य होने का अधिकारी तो हम है नहीं, शून्य होने का अधिकार इस धरती पर, इस लोक में केवल परमात्मा ईश्वर को है। तो हम बंद मन जो है नहीं कर सकते। और जैसे वैसे भी आप लोग मैं बता दूं कि जैसे हम लोग जो होते हैं, आप ये समझो कि कोई अंधा व्यक्ति है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसके नेत्र काम नहीं करते, लेकिन कल्पनाएं क्या उसके मन में नहीं चलती है, कल्पना तो उसके मन में भी चलती है, मन तो उसका भी करता है, वो भी स्वप्न देख सकता है, वो भी मन में कल्पना कर सकता है। तो इसलिए भाई बंद मन जो है नहीं कर सकते, बंद मन का अधिकारी जो ईश्वर है। फिर आता है अगला परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का तात्पर्य है पैसे की शक्ति, इसको क्रय शक्ति कहते हैं, पैसे की शक्ति या क्रय शक्ति। अगर आप बाजार गए तो बाजार में अगर खाली मन था तो खाली मन होगा तो ये परचेजिंग पावर के बल पर, यानी आपको पता नहीं आपको क्या खरीदना है, आप बाजार चले गए तो ये परचेजिंग पावर जो है, इस परचेजिंग पावर के बल पर क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करोगे। यानी मनी पे आपके पास में रुपया है तो आप जितना भी रुपया है वो सब खर्च कर डालोगे। तो परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति को कहते हैं। और ये क्रय शक्ति क्या देखती है, ये आवश्यकता नहीं देखती है, ये तो केवल मन की स्थिति देखती है। अगर मन खाली है तो ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, और भरा मन है तो फिर ये परचेजिंग पावर का ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, आवश्यकता की चीजें लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 बात हो गई। आगे एक बात और करता हूं, भगत जी का नाम आएगा बार बार। भगत कौन है, चूरन वाले भगत जी, चूरन वाले भगत जी है, इनका पूरा नाम भगत जी कहते हैं, इनको भगत जी कर देता हूं, भगत जी। और इनका व्यवसाय क्या है, चूरन वाले भगत जी। अब देखो ये भगत जी का नाम अपने अध्याय में आएगा, और ये भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं भाई कि इन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। ये ऐसे व्यक्ति, इन पर क्या नहीं होता है, बाजार का जादू नहीं चलता है। इनका काम क्या है, ये चूरन बनाकर बेचते हैं। अब इन पर बाजार का आकर्षण क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि इनको जब भी बाजार जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि अपनी आवश्यकता की चीज, जैसे चूरन बनाने के लिए काला नमक या जीरा जो इन्हें खरीदना है, वो साधारण रूप से चौराहे पर जाकर जो है पंसेरी की दुकान, परचून वाले की जो दुकान होगी, वहां से इनको प्राप्त हो जाता है, और उसको सहजता से लाने के बाद में इनकी आवश्यकता खत्म होती है, इनके लिए बाजार का आकर्षण खत्म हो जाता है। दूसरी बात, ये बहुत संतोषी स्वभाव वाले हैं, यानी इन्हें क्या है, मन में इनके लोभ की बात नहीं है। ये क्या है, 4 आने पैसे का चूरन जो है बेचते हैं, और उसके बाद में जितना भी चूरन बचता है वो क्या करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क में, फ्री में जो है बांट देते हैं। अगर ये चाहते तो व्यवसाय का रूप पकड़ते तो शायद बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं किया। तो ये है चूरन वाले भगत जी। इनके बारे में प्रश्न बनते हैं भाई अपने 2-3, इसलिए इनके विषय में मैंने पहले बात कर ली। देखो इन बातों को अगर आप समझ गए तो ये पाठ आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ये अध्याय आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि अगर इन बातों को अगर मैं नहीं समझाऊंगा या आप नहीं समझोगे तो आपकी वो पाठ की भाषा शैली समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक निबंध और मनोवैज्ञानिक रूप से लिखा है, और लिखा हुआ किसके, वर्तमान की उपभोक्तावादी और बाजारवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति और बाजारवाद के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको समझना आसान नहीं था, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब चलेंगे अपन मूल पाठ पर।
अब चलेंगे हम मूल पाठ पर। पेज नंबर है 86, पेज संख्या 86 पर। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। देखो, एक बार की बात, किस्सा गोई में पहले कहानी की तरह बता रहे हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, कि एक बार की बात बताता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, कि मित्र कहाँ गए थे, बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज लेने, कि कोई एक मामूली चीज, सामान्य चीज जो होती है, साधारण चीज जो होती है, वो लेने गए थे। लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे, लेकिन बाजार से लौटे तो बहुत सारे बंडल उनके पास थे। मैंने कहा ये क्या, बोले यह जो साथ थी। अब मैंने कहा उनसे, भाई ये क्या, इतने बंडल कैसे? तो वो बोले यह जो साथ थी। यह यानी उनका इशारा किसकी तरफ था? पत्नी की तरफ। उन्होंने इशारा किसकी तरफ किया? पत्नी की तरफ, की यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उनका आशय क्या था? उनका कहने का आशय था कि ये सब खरीदारी किसकी वजह से हुई है? पत्नी की महिमा की तरफ से, महिमा की वजह से। उस महिमा का मैं कायल हूं, और उस महिमा के पीछे मैं क्या हूं? कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता ही प्रमाणित होती है, कि आदिकाल यानी प्रारंभ से जब हम देखें तो इस विषय में यानी खरीदारी के विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता, कि पति से ज्यादा पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है, यानी पत्नी इन चीजों में हमेशा आगे रहती है तो प्रमाणित होती है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का मतलब है स्त्री की भावनाओं का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, कि स्त्री जो है वो ऐसी है कि उसकी जो घर की चीजें होती है, जो भौतिक पदार्थ होते हैं, उनमें उनका ज्यादा मन होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, यानी स्त्री जो है वही माया की अधिकारी, अगर वही माया नहीं जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। फिर भी सच सच है, और वे ये कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, लेकिन सच तो सच है, लेखक बता रहा है कि सच सच है। इस बात में क्या है? पत्नी की ओट ली जाती है, यानी पत्नी की ओट का मतलब है पत्नी का जो है सामने कर दिया जाता है, उसके पीछे मनुष्य का मन रहता है, लेकिन सामने किसको किया जाता है? पत्नी को। तो पत्नी की ओट ली जाती है, यानी पत्नी के पीछे छिपकर काम लिया जाता है। मूल में एक तत्व की महिमा सविशेष है। मूल में यानी जड़ में, मूल यानी जड़, ये मिटा देता हूं। मूल में यानी जड़ में, मूल यानी जड़। किसी पौधे के मूल की बात करें यानी कि जड़ की, यानी गहराई तक जानने की, तो मूल में एक तत्व की महिमा, यानी एक तत्व की जो महिमा है वे सविशेष है, कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे तत्व है मणिबेग, और वो तत्व क्या है? वो तत्व है मणिबेग, यानी रुपयों से भरा हुआ बटवा, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अर्थात कहने के लिए हम क्या कह सकते हैं? पैसे की गर्मी या एनर्जी, कि पैसे की गर्मी या एनर्जी के कारण ही ये क्या हुई है? खरीदारी हुई है। पैसा पावर है, पैसे को क्या माना है? पावर। पावर यानी शक्ति, अंग्रेजी का वर्ड है पावर, शक्ति। पैसा पावर है, यानी पैसा शक्ति है, पर उसके सबूत में, सबूत यानी प्रमाण में, अगर आपके पास पैसा है तो उसके सबूत में यानी उसके प्रमाण में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वे खाक पावर है? कि लेकिन उसके प्रमाण में अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास में माल टाल यानी रुपया पैसा अगर है तो भौतिक वस्तुएं, सामान जो है, बंगला, कोठी, गाड़ी, ये सब अगर नहीं है तो वे क्या खाक पावर है? तो फिर उसको क्या खाक अगर पावर शक्ति कह सकते हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पैसे को देखने के लिए क्या देखना चाहिए? बैंक का हिसाब देखें। पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, पर माल असबाब यानी जितना भी सामान
और जितने भी भौतिक वस्तुएं जो ऐशो आराम के लिए सजा रखी है जो हैं वे तो, और मकान और कोठी यानी बड़े बड़े बंगले, ये तो अनदेखे यानी बिना देखे भी दिखाई देते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की उस परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति जो है उसके प्रयोग में ही पावर यानी शक्ति का रस यानी आनंद है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं भाई। लेखक बता रहा है लोग संयमी यानी संयम से काम करने वाले भी होते हैं। वे फिजूल का सामान फिजूल समझते हैं। वे फिजूल, फिजूल यानी बेकार, जानते हो ना फिजूल तो, ठीक है। वे फिजूल का सामान फिजूल समझते हैं यानी वो व्यर्थ का सामान व्यर्थ बेकार समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं यानी वो पैसा व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वे बुद्धि और बुद्धि के साथ में संयम पूर्वक पैसे को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं यानी उस पैसे को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। फिर देखिए आगे, तो वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं। वो पैसे की पावर यानी पैसे की शक्ति को इतना निश्चय समझते हैं कि इतना निश्चित रूप से जानते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार, दरकार यानी जरूरत, दरकार नहीं, जरूरत नहीं, दरकार नहीं यानी कि जरूरत नहीं है। फिर देखिए आगे, तो उनको पैसे की परीक्षा लेने की दरकार यानी जरूरत नहीं है। बस खुद के पैसे का जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। बस खुद का जो पैसा है वो जुड़ा रहे, उसी से उनका मन गर्व से भरा फूला यानी आनंदित, जिसको हम कह सकते हैं, रहता है। मैंने कहा ये कितना से सामान ले आए। अब देखो लेखक की जो दार्शनिक विचार थे उससे बाहर आ रहे हैं वापिस मित्र के पास, और मित्र से कहा, मैंने कहा ये कितना सामान ले आए, कि भाई ये कितना सारा सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, तो मित्र ने सामने अपना बटुआ जो था वो निकाल कर फैला दिया। कहा यह देखिए, और उन्होंने कहा कि यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, कि सब कुछ रुपया उड़ गया यानी खत्म हो गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, कि अब तो रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। लेखक ने ये तय माना कि अगर और ज्यादा पैसा होता तो और ज्यादा क्या आता, सामान आता। वे सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। और वे सामान किसके हिसाब से, जरूरत के यानी आवश्यकता के हिसाब से नहीं आया। वे आया कैसे, वे आया अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। वे आया अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, लेकिन ठहरिए, रुकिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। लेकिन रुकिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व यानी महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। उसका भी इस कर्तव्य, कर्तव्य है कार्य, उसका भी इस कर्तव्य में यानी इस कार्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। वे महत्व क्या है, बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए। लेखक ने कहा कि इतना कुछ नाहक यानी कि व्यर्थ में, बेकार में ले आए। ठीक है, आज बस यहीं तक रखेंगे। इसके बाद में अगला जो है, अगली कक्षा में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सभी लोग अपना जो है अध्ययन कंप्लीट कर ले, कठिन शब्दार्थ आदि नोट कर लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। शुभ दिन।